सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 6 के हिंदी ओलंपियाड के सैंपल पेपर को हल करेंगे। इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना है। प्रतिभागी को जिस भी विद्यालय का वह छात्र है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद प्रतिभागी मतलब पार्टिसिपेंट, उसको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है। अब की बार जो ये पेपर है वही 100 नंबर का पेपर रहेगा और 1 घंटे का समय मिलेगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का है, 2 अंक का है और सभी प्रश्नों को हल करना जरूरी है। अभी बिना देरी किए सीधा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक एक कर क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है हिंदी ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुरु का बहुवचन बताना है। गुरु का जो बहुवचन होता है, गुरु हो गया, अध्यापक हो गया, अभिभावक हो गया, ये थोड़े से बहुवचन की दृष्टि से इनमें क्या नाम लेते हैं, या नहीं लगता, ओ नहीं लगेगा या ए नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें गुरु का जो बहुवचन होगा वो होगा गुरुजन। ठीक है, गुरुजन, शिक्षक जन। ठीक है, इस तरीके से इसका बहुवचन बनेगा। जैसे मान के चलिए इसकी जगह एक कोई शब्द आ जाए अभिभावक, अभिभावक उसके साथ गण लगेगा। जैसे छात्र है, छात्र का पूछा जाए बहुवचन क्या होगा, छात्र गण होगा। और अभिभावक का क्या होगा, अभिभावक गण। कई जगह पर आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे लिख देते हैं अभिभावकों को, तो वो जो शब्द है अभिभावकों वो गलत होता है। ठीक है, उसकी जगह पर लिखा जाएगा अभिभावक गण। दूसरा क्वेश्चन है दवाई। दवाई शब्द का बहुवचन बताना है। दवाई शब्द का जो बहुवचन होगा वो होगा दवाइयाँ, दवाइयाँ। ठीक है, कई बार बच्चे गलती क्या कर देते हैं, इसको लिखते टाइम पर बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। अक्सर यह स्पेलिंग मिस्टेक की जाती है। बहुत सारे आप आस पड़ोस में अपने मेडिकल स्टोर को देखेंगे तो वहाँ यदि हिंदी में लिखा होगा दवाइयाँ ही दवाइयाँ, तो वहाँ पर ऐसा वाला शब्द लिखा जाता है कि जो कि गलत होता है। ठीक है, अक्सर ये गलती करते हैं। तो ये जो इसका सही रूप है वो कौन सा है, दवाइयाँ, सेकंड वाला। निम्नलिखित वर्णों में व्यंजन कौन सा है। देखिए स्वर होता है, अ भी स्वर होता है, री भी स्वर होता है, तो व्यंजन कौन सा बच गया, य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख। संयुक्त व्यंजन नहीं है। मैंने पिछली 2-3 वीडियो में जितने भी पेपर सॉल्व किए हैं उनमें भी मैंने बताया है, हर एक पेपर में संयुक्त व्यंजन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्ष, त्र और ज्य, एक स्र। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, नहीं है। ये बात ध्यान देनी है क्वेश्चन में। कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने से ही उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पूछा नहीं है, तो ये तो है, क्ष ये रहा, स्र ये रहा, तो नहीं है कौन सा हो गया, ह। ह जो है संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। छात्र शब्द का उचित वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद क्या होगा, छ छ हो गया और आ, त हलंत, र हलंत, अ। तो इसमें देख लेंगे कौन सा है ऐसे वाला, छ आ त र अ, ख वाला हो जाएगा इसका आंसर, छ आ त र अ, छात्र, बी इसका आंसर होगा। संधि मेल है। संधि किसका मेल है, 2 स्वरों का, 2 व्यंजनों का, 2 वर्णों का। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है संधि पूछा गया है। संधि की बात आती है तो इसका आंसर होगा 2 वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। 2 वर्णों के मेल को जो और उससे जो नया शब्द बनता है उसको संधि बोलते हैं। ये दोनों आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि दो स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि बनेगा, ना कि संधि। और 2 व्यंजन मिलेंगे तो क्या बनेगा, व्यंजन संधि बनेगा। यहाँ स्वर संधि और व्यंजन संधि की बात नहीं कर रखी है, यहाँ बात कर रखी है सीधा संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं।
7वां क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन में क्या लिखा है? 7वें क्वेश्चन में लिखा है कि तथा और एव को जोड़ दे। एव जो है प्रत्यय है और इसमें जो है तथा में एव जोड़ने से क्या शब्द बनेगा वो बताना है। तो बनेगा तथैव। क्या बन जाएगा इसका नया शब्द? तथैव। संस्कृत से हिंदी में आकर अपना रूप बदलने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? देखिए इसमें मैं एक बात समझाना चाहूँगा। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में एज इट इज़ शब्दों का प्रयोग होता हो तो उनको तो बोलते हैं तत्सम, लेकिन यहाँ बात की गई है अपना रूप बदलने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? उनको कहा जाएगा तद्भव। ठीक है, तत्सम में एक दो उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जैसे काक है, काक का मतलब होता है कौवा। ठीक है, और क्या नाम लेते हैं, जैसे दधी, दधी का मतलब होता है दही। और जो है जितने भी क्ष से, त्र से, ज्य से और स्र से शब्द बनते हैं वो भी मोस्टली जो है मुख्यतः तत्सम शब्द होते हैं, और जो अर्थ बदलकर प्रयोग में लाए जाते हैं उनको तद्भव कहते हैं। एक शब्द और दिया गया यहाँ पर, देशज। देशज क्या होता है? देशज ऐसे शब्द होते हैं जो अपनी जो है आम सामान्य बोलचाल की जो भाषा है उससे उन्हीं जो सामान्य बोलचाल की जो भाषा है उसके जो कुछ अपने शब्द होते हैं वो शब्द जो है देशज शब्द कहलाते हैं, जो अपने देसी भाषाओं के शब्द होते हैं। जैसे लोटा जो शब्द है, लोटा हरियाणा में एक प्रचलित शब्द है खंड का, जिसको पगड़ी भी बोलते हैं, पगड़ी। ठीक है, और थाली, ये कुछ शब्द हैं, ये सारे देशज शब्द हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन की डिमांड कुछ और है, तो हमने बताना है कि रूप बदलकर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। आगे चलते हैं। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। काम, काम जो है तद्भव शब्द है, क्योंकि काम का जो तत्सम होता है वो होता है कर्म। और वानर वानर जो शब्द होता है, ये शब्द है, वानर जो शब्द है ये बंदर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वानर। ठीक है, सूरज, सूरज जो है तद्भव शब्द हो गया। ठीक है ना, सूरज जो है तद्भव शब्द हो गया, तो हमें तत्सम बताना है। वानर जो है तत्सम शब्द है जो कि बंदर के लिए यूज किया जाता है। 10वां क्वेश्चन, पवन को वायु कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, पवन वायु। ठीक है, बोला जाता है इसको, तो पावन बताना है। पावन बोलते हैं पवित्र को, जो पवित्र होता है उसको हम पावन भी बोलते हैं। आकाश दिया गया है, आकाश, नभ, व्योम, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, ये इसके पर्यायवाची हैं। ये यज्ञ शब्द है, यज्ञ। ठीक है, इसको तत्सम शब्द कहते हैं। हमारा आंसर क्या होगा 10वें का? सी आंसर हो जाएगा पवित्र। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिवाकर जो होता है वो होता है सूरज का, तो इसलिए ये नहीं है। सविता जो होता है वो भी सूरज का पर्यायवाची है, इसलिए ये भी नहीं है। तो बच क्या गया? हिमकर, हिमकर, हिमांशु। ठीक है, इंदु, चंद्रमा, चांद, मयंक, ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ये दोनों गलत है और सही वाला उत्तर क्या है? हिमकर। निर्मल शब्द का विलोम क्या है? देखो, निर्मल का जो विलोम है वो होगा मलिन। निर्मल मतलब होता है बिल्कुल पवित्र, जो बहुत ही पवित्र है, जिसमें कोई मैल नहीं है। ठीक है, और दूसरा इसका विलोम क्या होगा? मलिन, जो पूरा मैल से, गंदगी से भरा हुआ है, उसको हम मलिन बोलेंगे। सलील जो पर्यायवाची होता है वो होता है पानी का। हमारा आंसर कौन सा होगा? बी, ख वाला, मलिन। जड़ का विलोम क्या होगा? जड़ मतलब होता है जिसको कुछ नहीं पता हो, जड़ बुद्धि, अर्थात ऐसे दिमाग वाला आदमी, ऐसी बुद्धि वाला आदमी जिसको अच्छे बुरे की बिल्कुल समझ नहीं है। और इसका उल्टा क्या होगा? चेतन। जड़ का उल्टा क्या होगा? चेतन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकल का दुश्मन मुहावरे का मतलब क्या है? अकल का दुश्मन मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख हो उसको हम अकल का दुश्मन कहते हैं। घी के दिए जलाना का अर्थ क्या होगा?
घी के दिए का जलाना का मतलब होता है खुशियाँ मनाना, एक मुहावरा है ये। और इसका वाक्य में प्रयोग हम बड़े चाव से करते हैं कि भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, अर्थात खुशियाँ मनाई। धीरे धीरे चलो, यहाँ धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे में प्रयुक्त चिन्ह, तो धीरे धीरे जो है इनके बीच में एक ऐसा वाला चिन्ह लगा है, उसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। ये मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है, तो इसका ध्यान रखना है, इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। यह किस प्रश्न का उत्तर है? में प्रयुक्त विराम चिन्ह, जो ये लगे हैं ना, ऐसे वाले लगे हुए हैं शब्दों के वाक्य के बीच में, ये ऊपर लगे हुए जो चिन्ह हैं इनको हम निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? निर्देशक चिन्ह। अर्ध प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है? ऐसे वाला होता है। अर्ध विराम, जिसमें हम एक तो अल्प विराम होता है, एक होता है इस तरीके का जो चिन्ह होता है वो अर्ध विराम होता है। शुद्ध वाक्य बताइए। कृपया 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। रविवार के दिन छुट्टी रहेगी। राम लक्ष्मण सीता वन को गए। देखो हमने ठीक वाला बताना है, तो यहाँ पर जो है ना कृपया, कृपया ही गलत आ गया यहाँ पर, ठीक है। कृपया जो शब्द है वो गलत है, सीधा शब्द होना चाहिए था 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। कृपया गलत है। रविवार के दिन छुट्टी रहेगी, रविवार के दिन छुट्टी रहेगी, ये ठीक है। राम लक्ष्मण सीता वन को नहीं, वन में गए, वन में गए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ख। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? हाय बेचारी, बेचारे की नौकरी छूट गई। यहाँ पर हाय, हे, अरे, आह, वाह, ओह, ऐसे जो शब्द होते हैं वो विस्मय आदि बोधक जो है वाक्य का भेद होता है, विस्मय आदि बोधक, उसके प्रकार उसके उदाहरण होते हैं, ठीक है। जिस भी वाक्य में हाय, हे, अरे, आह, वाह, ओह, हुर्रे ऐसे जो शब्द आते हैं उनको विस्मय आदि बोधक वाक्य बोलते हैं। मैं आ जाता लेकिन मुझे कहीं और जाना है, वाक्य का प्रकार बताना है, ठीक है। नहीं, इसमें बताना है लेकिन क्या है, लेकिन शब्द बताना है। लेकिन शब्द है अव्यय शब्द। अव्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग काल कारक सर्वनाम संज्ञा का, लिंग काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है। तो ये लेकिन जो शब्द है, लेकिन, और, किंतु, परंतु ऐसे जो शब्द होते हैं उनको हिंदी में अव्यय शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर भी लेकिन जो शब्द है वो अव्यय का उदाहरण है। 21वां क्वेश्चन है, कम खाने वाला, कम खाने वाले को अल्प आहारी बोलते हैं। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, और आहार का मतलब होता है भोजन। इस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या है इसका? अल्प आहारी। मांसाहारी कौन होते हैं? जो मांस मीट मछली खाते हैं। शाकाहारी कौन होते हैं? जो साग सब्जी खाते हैं सिर्फ, ठीक है, उनको बोलते हैं शाकाहारी। तो इसका उत्तर क्या होगा? अल्पाहारी। जिसका कोई दोष न हो उसे कहेंगे निर्दोष, और जिसका दोष हो उसे कहेंगे दोषी। तो आंसर हमारा ये नहीं है, ठीक है, आंसर हमारा है निर्दोष। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हो उन्हें कहेंगे, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। मयंक ऊपर बैठा है, यहाँ ऊपर जो है ना स्थान के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ना मयंक का स्थान कहाँ है? ऊपर है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मीता खाना खा रही है, मीता खाना खा रही है, यहाँ प्रयुक्त क्रिया का भेद कौन सा है? देखिए यहाँ वाक्य में हम क्या करेंगे पता लगाने के लिए, मैंने कल भी बताया था, कर्म की पहचान करनी है हिंदी में, मतलब वाक्य में पता करना है कि ये कर्मक वाक्य है या अकर्मक वाक्य है। जहाँ पर मुख्य क्रिया से पहले कर्ता जो है क्या लगाने से, मुख्य क्रिया के पहले क्या लगाने से यदि ये पता चले कि इसमें कर्म के बारे में,
ठीक है, तो वो हो जाएगी सकर्मक। और यदि कर्म के बारे में नहीं पता चले तो उसको बोलते हैं अकर्मक। अब यहाँ पर देखो वाक्य में क्या है, इसके बारे में सकर्मक क्रिया के बारे में कैसे पता चलेगा कि जो कर्ता होता है वो कोई काम करेगा, ठीक है, और उस काम के होने का फल किस पर पड़े, कर्म पर, ठीक है, तो हम उसको सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब इस वाक्य में कर्ता कौन है, मीता, क्रिया क्या कर रही है, खा रही है, और जो है कर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है कि खाया जा रहा है उसको, ठीक है, मात्रा कम हो रही है, तो यहाँ पर जो है कर्म कौन हो गया, खाना, मतलब फूड, क्या हो गया, फूड, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि क्या खा रही है, फूड, मतलब कर्म क्या है यहाँ पर, फूड है, भोजन है, खाना है, तो इसलिए इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है, सकर्मक, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। आगे चलते हैं, मुझे 2 पुस्तकें चाहिए, ठीक है, यहाँ पर विशेषता आ गई है, यहाँ पर ना पुस्तकों की विशेषता, पुस्तकों की क्या विशेषता है कि वो कितनी है, 2, और 2 क्या होती है, संख्या होती है, गुण नहीं होता। परिमाण वहाँ काउंट किया जाएगा जहाँ पर तरल पदार्थ, जो तरल पदार्थ होते हैं यदि वो आ जाते हैं, तरल पदार्थ जो आ जाते हैं वाक्य में, जैसे दूध, दही, पानी, पेट्रोल, डीजल या और कोई तरल पदार्थ है और उससे पहले कोई नंबर आता है तो वहाँ होगा परिमाण। यहाँ तो लेकिन क्या है, पुस्तक कोई तरल पदार्थ तो है नहीं और नंबर भी आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। आगे चलते हैं, 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, वाक्य में कोई जो शब्द है वो क्या है। देखो यहाँ पर ये नहीं पता कि कौन है, कोई पर्टिकुलर आदमी के बारे में नहीं बताया गया है, और ऐसे केस में बोला जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय इसका मतलब होता है हम निश्चित नहीं कर पा रहे कि कौन खड़ा है, ठीक है, वह है, यह है, ये नहीं पता, लेकिन ये दिया गया कोई, कोई में क्या है, संदेह है, ये नहीं पता लड़का है, लड़की है, बुजुर्ग है, ठीक है, महिला है, पुरुष है, ये नहीं पता है, ठीक है, तो ऐसी जब अनिश्चित बात होती है तो वहाँ बन जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे जो क्वेश्चन है, हमारे मेहमान आ गए, देखो यहाँ कारक का प्रकार बताना है, मेहमान का संबंध किससे है, हमारे से, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, संबंध कारक। संबंध कारक के लिए मुख्य रूप से का, के, की, ये होना जरूरी है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ पहचान है, उसमें हमें डायरेक्ट संबंध ढूंढना है। संबंध क्या है, मेहमान किसके हैं, हमारे, ठीक है, मेहमानों का किसके साथ संबंध है, हमारे साथ में, तो इसलिए इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक, ये इसका उत्तर है। हम शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, देखो 2 अक्टूबर को तो हम गांधी जयंती मनाते हैं, और 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, 5 सितंबर को क्या मनाते हैं हम, शिक्षक दिवस, और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो उत्तर क्या बच गया हमारा, 5 सितंबर। अध्यापिका कक्षा में आ रही है, वाक्य में काल का भेद बताना है, आई नहीं है, ठीक है, आई नहीं है, ऑन द वे है, ठीक है ना, रास्ते में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वर्तमान काल। भविष्य काल होता तो ऐसे लिखा जाता आ रही होगी, है ना, भविष्य के लिए ऐसी बात होती है, और यदि ऐसे लिख देते अध्यापिका कक्षा में आ गई तब भूतकाल होता, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वर्तमान में है, मतलब पहुंची नहीं है लेकिन आ रही है, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं, इस प्रकार के वाक्य को, है ना, आ रही है, रहा है, रहे हैं, यदि वाक्य में आ रहा है तो वर्तमान काल बन जाए। भविष्य काल का वाक्य क्या, सुमन आई, नहीं, इसका मतलब पहुंच रही हो, तो ये तो कौन सा हो गया, जो है भूतकाल हो गया, सुमन अवश्य आएगी, ये हो गया भविष्य काल, है ना, भविष्य काल क्या होगा, आएगी, आई नहीं है, आएगी, संभावना है, और जहाँ संभावना होती है वहाँ भविष्य काल की बात जो है आती है। 32वां क्वेश्चन क्या कहता है, गंगा पवित्र नदी है, में वाक्य में गंगा को बताना है कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर एक विशेष नदी के बारे में बात की गई है। जब कहीं पर भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात की जाए तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इनमें से भाववाचक संज्ञा क्या है, बच्चा जो होता है वो जातिवाचक होता है, खुशबू जो होती है भाववाचक संज्ञा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, अनुभव, फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो खुशबू को हम क्या कर सकते हैं, स्मेल करते हैं, महसूस करते हैं, तो खुशबू ही यहाँ कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अनुपस्थित से बनता है अनुपस्थित, यहाँ पर अन जो है क्या है, उपसर्ग है, अनु नहीं है, अनु नहीं है, अ नहीं है, कौन सा है, अन, अनुपस्थित, अनुपस्थित में मिलकर बनता है अनुपस्थित, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, अनुपस्थित। उपसर्ग वाला शब्द बताइए, उप से में कार जोड़ देंगे तो बन जाएगा उपकार, और उपवास में ही हम पाते हैं कि इसमें भी उप दिया गया है, ठीक है। उपयुक्त में क्या दिया गया है, ऊपर प्लस उक्त, देखिए ऊपर का मतलब होता है ऊपर, प्लस उक्त, उक्त का मतलब होता है कहना, हिंदी में उक्ति जो शब्द होता है उक्ति से युक्त बना है, तो यहाँ पर ये तो नहीं है। अब ये डिपेंड करेगा जिसने पेपर बनाया वो इसका आंसर क्या देगा, क्योंकि इसमें जो है ना उपवास में भी उप आ गया है, उप प्लस वास, ठीक है, दोनों आंसर इसके सही है, उप प्लस वास और उप प्लस कार, ये दोनों ही सही है, ठीक है, इसके तो दोनों ही सही होगा उत्तर। चूहिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, प्रत्यय, चूहा में या प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा चूहा, में या प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, चूहिया, तो इसका आंसर क्या होगा, ख हो जाएगा, या प्रत्यय इसका सही उत्तर है। इत प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है, देखिए इत तो पहले वाला ही, क्यों जो है ये पठ धातु में इत प्रत्यय जोड़ने से बना है पठित, जो हिंदी में जो क्रिया होती है पठ, पठ का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है, और धातु के मूल रूप, सॉरी क्रिया का मूल रूप होता है धातु, पठ धातु में, ठीक है, इत प्रत्यय जुड़ने से बना है पठित, ठीक है, और दिन में, दिन शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने से बना है दैनिक, ठीक है, ये तो नहीं है, ठीक है, धरती भी नहीं है इसका आंसर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पठित, ये इसका सही उत्तर है, इत प्रत्यय पठ में जुड़ के बना है पठित। आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें समझना पड़ेगा कि दोनों शब्दों का अर्थ क्या है। अर्थ समझकर उचित शब्द भरिए, मजदूर को उसके डैश का उचित फल नहीं मिलता, श्रम, परिश्रम और भ्रमण, भ्रमण तो है ही नहीं। अब बात करनी है श्रम में से और परिश्रम में से, ये दोनों शब्द समझने बड़े जरूरी। देखो परिश्रम जो होता है वो शारीरिक होता है, जिसमें हम शारीरिक कार्य करते हैं उसको बोलते हैं परिश्रम, और जिसमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक कार्य करना पड़े, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ मेंटल एक्टिविटी भी करनी पड़े, वो होता है परिश्रम।
एक दूसरी पहचान होती है श्रम में हमें दिहाड़ी मिलती है। दिहाड़ी का मतलब होता है मजदूरी, दिन, एक दिन की मजदूरी मिलती है, ठीक है। और परिश्रम में हमें क्या मिलता है, वेतन मिलता है, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में सैलरी भी बोलते हैं, तनख्वाह भी बोलते हैं, है ना। तो इसका जो उत्तर है, अब बेचारा क्या है, मजदूर है। मजदूर को वेतन थोड़ी मिलता है एक महीने का, है ना, उसको तो क्या मिलेगी, दिहाड़ी मिलेगी। तो इसके हिसाब से, और वो क्या करता है, मजदूर क्या करता है, शारीरिक वर्क करता है, फिजिकल वर्क करता है। तो इसका जो आंसर होगा परिश्रम नहीं होकर इसका उत्तर होगा श्रम। श्रम में फिजिकल एक्टिविटी शामिल होती है, उसको एक दिन का मेहनताना मजदूरी मिलती है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा मजदूर को उसके श्रम का उचित फल नहीं मिलता। एक ऐसा ही एक वाक्य मैं लिख रहा हूँ, अपने बच्चों से क्या कराएं, परिश्रम कराएं, है ना, परिश्रम कराएं, श्रम नहीं, क्या नहीं कराएं, श्रम नहीं कराना, मतलब शारीरिक वर्क नहीं कराना है, दिहाड़ी मजदूरी नहीं करानी है बच्चों से, आप उनसे फिजिकल के साथ साथ मेंटली वर्क ले सकते हैं, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक वाला हो जाएगा, क वाला, मजदूर को उसके श्रम का उचित फल नहीं मिलता। आगे है क्वेश्चन, उसने चोरों से भिड़ जाने का क्या किया, चोरों के साथ भिड़ जाने का साहस किया, दुस्साहस नहीं, साहस, है ना। दुस्साहस को हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं और साहस जो होता है वो पॉजिटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है। चोरों के साथ भिड़ने का क्या किया उसने, साहस दिखाया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 100 वर्षों के समूह को कहते हैं, क्या कहेंगे, शताब्दी, ठीक है। जब 100 वर्षों का एक पूरा पीरियड होता है उसको हम शताब्दी वर्ष बोलते हैं। वार्षिक क्या होता है, वर्ष में एक बार होने वाला कोई काम, उसको वार्षिक बोलते हैं। शब्द को उसके क्रम के अनुसार अगला उचित शब्द लिखो। 24 हिंदी की गिनती आ गई अभी, देखिए हर क्लास के चौथी पाँचवीं में भी यही क्वेश्चन एक दो बार आया है, हिंदी की गिनतियों से संबंध में ना। तो हिंदी की गिनतियाँ सबको याद करनी है, हर बार क्वेश्चन आता है। देखो क्या दिया, 24 के बाद क्या आता है, 25 के बाद क्या आएगा, 21 नहीं, 27 नहीं, तो आंसर क्या है 26, 24 25 26। आगे क्वेश्चन है, लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे, यहाँ पर छोटे भाई को के लिए एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहेंगे, तो वो होता है अनुज। छोटे भाई को हम अनुज बोलते हैं और जो बड़ा भाई होता है उसको अग्रज बोलते हैं, ठीक है। विग्रह का मतलब होता है अलग होना, ठीक है, विग्रह का मतलब क्या होता है, अलग होना। तो हमारा आंसर क्या है, क वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क वाला हमारा आंसर हो जाएगा अनुज। यदि पूछा जाता कि इससे उल्टा दिया जाता कि भाई राम लक्ष्मण के बड़े भाई थे, तो वहाँ पर आता अग्रज। 97 को शब्दों में लिखते हैं, 57 गलत, 97 बे नहीं आता है, 97, इसका आंसर क्या होगा 97। जुलाई के बाद महीना आता है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, निहायत ही आसान क्वेश्चन है। जुलाई के बाद महीना क्या आता है, जुलाई के बाद सितंबर आता है नहीं, अक्टूबर आता है नहीं, जुलाई के बाद तो अगस्त का महीना आता है। आगे दिया गया है गद्यांश, क्या दिया गया है, बगदाद के गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसके उत्तर देंगे, बड़े ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल मुफ्त के नंबर होते हैं, इसको पढ़ेंगे आप लोग, मैंने इसको पढ़ रखा है तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर बताता हूँ। बादशाह हजरत उमर को जो है, बादशाह हजरत उमर को किससे लगाव था, पहली ही उत्तर दिया गया है, पहले ही वाक्य में, एक बेशकीमती अंगूठी थी उसी से उसको लगाव था, तो इसका आंसर हो जाएगा अपनी बेशकीमती अंगूठी से। बादशाह ने किस प्रकार जनता की तकलीफ दूर करने की कोशिश की, उसने क्या किया था, अपना शाही खजाना खोल दिया था, इसका आंसर ये दिया गया है, बादशाह ने अपना शाही खजाना खोलकर जनता की तकलीफें दूर करने की कोशिश की थी। 48वां क्वेश्चन क्या कहता है, दरबार में बादशाह ने क्या किया, दरबार में बादशाह ने क्या किया था, प्रमुख लोगों से राहत की याचना की थी, धनी लोगों पर जो टैक्स बढ़ा दिया था, सूखा राहत के लिए अपनी बेशकीमती अंगूठी बेचने का फैसला ले लिया था, यही इसका उत्तर है। देखो क्या लिखा है इसमें, बादशाह ने क्या किया, अपनी अंगूठी निकालकर खजांची को देते हुए कहा, इसे बेच दो, इसे सूखा मेरे पास अब सूखा राहत के लिए कुछ नहीं बचा है। इसका तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूखा राहत के लिए अपनी बेशकीमती अंगूठी भी बेच दी। एक बादशाह का धर्म क्या होता है, तकलीफ में अपनी प्रजा का साथ दे, उम्मीद के भरोसे लोगों को छोड़ दे, तो गलत हो गया। तकलीफ का कारण प्रजा से पूछना नहीं है, उसका हल निकालना है, और हल निकालने वाला ही जो राजा होता है वही अच्छा राजा होता है, अपनी प्रजा की समस्याओं को सुने और उनका समाधान करे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बादशाह का रानी नहीं होगा, रानी तो राजा का होता है, महारानी किसका होगा, महाराजा का, यहाँ महाराजा भी नहीं है, किसका हो जाएगा, बेगम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेगम। ये थे 50 क्वेश्चन। चौथी पाँचवीं तीसरी में एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का था, इसलिए वहाँ पर 40 क्वेश्चन आते थे। छठी सातवीं क्लास में 50 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इस तरीके से हमने अपने पेपर को सॉल्व किया और आप सभी ऐसे ही तैयारी करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की ही आवश्यकता है और बड़े ही आसान जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। यदि आपने ग्रामर पर थोड़ी सी भी तैयारी की है, ध्यान दे के पढ़ा है, तो आप इस पेपर को आसानी से निकाल पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमने छठी क्लास का पेपर आज हल किया है। आप भी ऐसे ही जो है इस पेपर का प्रिंट लेके जो है अपना तैयारी करते रहेंगे और खूब मेहनत करेंगे, अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। मिलेंगे किसी नए पेपर के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इसी के साथ ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।